हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रारंभिक मध्यकालीन भारत। इसमें हम 5 पॉइंट सीखेंगे। नंबर 1 है राजपूत राज्यों का संक्षिप्त इतिहास। दूसरा पॉइंट है अरबों की सिंध विजय के कारण और परिणाम। तीसरा है महमूद गजनवी और उसके आक्रमण। चौथा है मोहम्मद गोरी के आक्रमण। और 5वां पॉइंट है हिंदू राजाओं की विफलताओं के कारण। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हर्ष की मृत्यु के बाद लगभग 5 शताब्दियों तक उत्तर भारत में कोई राजनीतिक एकता नहीं रही। देश कई राज्यों में विभाजित हो गया था, जो लगातार लड़ रहे थे और अपनी सीमाएं बदल रहे थे। उत्तर भारत में महत्वपूर्ण राज्य कश्मीर, गांधार, सिंधु, गुजरात, कन्नौज, अजमेर, मालवा, बंगाल और असम थे। 8वीं सदी की शुरुआत में कश्मीर का प्रभुत्व था। फिर बंगाल के पालों ने तब तक सर्वोच्च शासन किया जब तक प्रतिहार उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासक नहीं बन गए। लेकिन 10वीं शताब्दी में दक्कनों के राष्ट्रकूटों ने उत्तर भारत में अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अंततः अपने प्रयास में असफल रहे। राजपूत साम्राज्य, पहला पॉइंट जो हमने बताया था कि राजपूत साम्राज्यों का संक्षिप्त इतिहास पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। राजपूत साम्राज्य। राजपूतों का प्रभुत्व 7वीं और 8वीं शताब्दी से शुरू हुआ और 12वीं शताब्दी में मुस्लिम विजय तक चला। उसके बाद अनेक राजपूत राज्य लंबे समय तक जीवित रहे। मुस्लिम आक्रमण के कारण राजपूत हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रमुख रक्षक थे। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत हैं। इन्हें विदेशी आक्रमणकारियों और भारतीय क्षत्रियों का वंशज माना जाता था। विदेशी आक्रमणकारियों का भारतीयकरण किया गया और उन्हें भारतीय समाज में समाहित कर लिया गया। राजपूतों की कई किंवदंतियां इस सिद्धांत का समर्थन करती है। इसलिए कहा जा सकता है कि राजपूत वंश के निर्माण में विविध तत्व शामिल हैं। निरंतर अंतर्विवाह और सामान्य रीति रिवाज अपनाने से वे एक रूप हो गए। उन्होंने युद्ध को अपना मुख्य व्यवसाय बनाया। हालांकि व्यापार और कृषि भी समृद्ध हुई। अरबी यात्री भूमि की समृद्धि और शहरों के महान व्यापार का उल्लेख करते हैं। उन्होंने मजबूत किले बनवाए। गुर्जर प्रतिहार सबसे शुरुआती राजपूत शासक थे। इसके पहले महान नेता हरिश्चंद्र थे। उसके राजपुताने में व्यापक क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और भीनमाल में अपनी राजधानी बनाकर शासन किया। गुर्जर विभिन्न शाखाओं में से थे। एक शाखा ने गुजरात और दूसरी शाखा ने अवंती पर शासन किया। प्रतिहारों ने खुद को बंगाल के पालों और दक्कन के राष्ट्रकूटों के साथ त्रिकोणीय मुकाबले में शामिल कर लिया। बाद में प्रतिहार कमजोर हो गए। राजपूत जातियों में सबसे बहादुर चौहानों ने अजमेर पर शासन किया। विग्रहराज उनका सबसे महत्वपूर्ण राजा था, जिसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इसलिए चौहानों को मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में मुसलमानों के हमले का सामना करना पड़ा। परमार भी इस काल के महत्वपूर्ण शासक थे। सबसे महत्वपूर्ण राजा भोज था। राजपूतों के इतिहास में उनकी सैन्य विजय के साथ साथ सांस्कृतिक योगदान भी उल्लेखनीय है। लगातार लड़ाई ने राजपूतों को कमजोर कर दिया। इसके अलावा वे कभी भी एक आम दुश्मन के खिलाफ एकजुट नहीं हुए। उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी और निरंतर प्रतिद्वंद्विता ने मुस्लिम आक्रमणकारियों के किसी भी संयुक्त विरोध को रोक दिया। सिंध पर अरब विजय। इस्लाम धर्म का जन्म अरब के मक्का में हुआ था। इसके संस्थापक पैगंबर मोहम्मद थे, परंतु उनकी शिक्षाओं ने मक्का के धनी लोगों को उसका शत्रु बना दिया। इसलिए वे 622 ईस्वी में मदीना चले गए, जो मुस्लिम कैलेंडर का प्रारंभिक बिंदु था और मुस्लिम युग जिसे हिजरी कहा जाता था। 8 साल बाद वे अपने अनुयायियों के साथ मक्का लौट आए। उनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। मोहम्मद के अनुयायियों ने खलीफा नामक एक साम्राज्य की स्थापना की। उमैयद और अब्बासी को खलीफा कहा जाता था। उन्होंने विजय प्राप्त करके अपने शासन का विस्तार किया और अपने धर्म का प्रसार किया। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। वे उमैयद साम्राज्य का सेनापति था। कासिम ने सिंध के शासक दाहिर को एक संघर्षपूर्ण युद्ध में पराजित कर मार डाला। उसकी राजधानी अरौर पर कब्जा कर लिया गया। कासिम ने अपनी विजय को मुल्तान तक आगे बढ़ाया।
कासिम ने सिंध का प्रशासन संगठित किया। सिंध के लोगों को जिसमिस संरक्षित प्रजा का दर्जा दिया गया। लोगों की जान माल में कोई हस्तक्षेप नहीं था। शीघ्र ही खलीफा ने कासिम को वापस बुला लिया। हालांकि सिंध अरबों के अधीन बना रहा, लेकिन पश्चिमी भारत में शक्तिशाली प्रतिहार साम्राज्य की उपस्थिति के कारण मुसलमान भारत में अपना अधिकार का विस्तार नहीं कर सके। हालांकि सिंध की विजय से तुरंत कोई और विजय नहीं मिली, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ। कई अरब यात्रियों ने सिंध का दौरा किया। भारतीय चिकित्सा और खगोल विज्ञान अरबों के माध्यम से सुदूर देशों तक पहुंचाया गया। अरबी रूप में भारतीय अंक इनके माध्यम से यूरोप चले गए। चूँकि सिंध अरब साम्राज्य का हिस्सा था, इसलिए भारतीय ज्ञान का प्रभाव बहुत बड़ा था। महमूद गजनवी और उसके आक्रमण। 9वीं शताब्दी ईस्वी के अंत तक अब्बासिद खलीफा का पतन हो गया। तुर्की गवर्नरों ने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। खलीफा केवल एक अनुष्ठानिक पदाधिकारी बनकर रह गया। उनमें से एक अल्पतीगिन था, जिसकी राजधानी गजनी थी। उनका उत्तराधिकारी और दामाद उत्तर पश्चिम के भारत को जीतना चाहता था। वह जयपाल से पेशावर पर कब्जा करने में सफल रहा, लेकिन उनके छापों का कोई अस्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र महमूद बना। गजनी का महमूद। कहा जाता है कि महमूद ने भारत पर 17 हमले किए थे, पर उस समय भारत कई हिंदू राजाओं में विभाजित था। भारत की सीमा पर हिंदू शाही साम्राज्य मौजूद था, जो पंजाब से काबुल तक फैला हुआ था। उत्तर भारत के अन्य महत्वपूर्ण राज्य थे कन्नौज, गुजरात, कश्मीर, नेपाल, मालवा और बुंदेलखंड। प्रारंभिक छापे हिंदू शाही साम्राज्य के खिलाफ थे, जिसमें उसके राजा जयपाल को 1001 में हराया गया था। इस हार के बाद जयपाल ने आत्मदाह कर लिया, क्योंकि उसे लगा कि उसकी हार अपमानजनक है। उनके उत्तराधिकारी आनंद पाल ने महमूद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन 1008 में पेशावर के पास हिंदशाही राजधानी वेहिंद की लड़ाई में वह भी हार गए। इस लड़ाई में आनंद पाल को कन्नौज और राजस्थान के शासकों का समर्थन प्राप्त था। वेहिंद में अपनी जीत के परिणाम स्वरूप महमूद ने पंजाब के अधिकांश भाग पर अपना शासन बढ़ा दिया। भारत में महमूद के बाद हमलों का उद्देश्य उत्तरी भारत में समृद्ध मंदिरों और शहरों को लूटना था। 1011 में उसने पंजाब की पहाड़ियों में नगरकोट और दिल्ली के पास थानेश्वर पर छापा मारा। 1018 में महमूद ने पवित्र शहर मथुरा को लूटा और कन्नौज पर भी हमला किया। कन्नौज के शासक राज्यपाल ने कन्नौज छोड़ दिया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। महमूद शानदार धन के साथ कालिंजर रास्ते लौटा। उनका अगला महत्वपूर्ण आक्रमण गुजरात के विरुद्ध था। 1024 में महमूद ने मुल्तान के राजपुताना तक चढ़ाई की। सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम को हराया, अनहिलवाड़ को लूटा और सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर को लूटा। फिर वह सिंध रेगिस्तान से होकर लौटा। यह भारत में उनका अंतिम अभियान था। 1030 में महमूद की मृत्यु हो गई। महमूद केवल धन लूटने वाला और हमलावर नहीं था, उसने पूर्व पंजाब से लेकर कैस्पियन सागर तक एक विस्तृत साम्राज्य बनाया। पश्चिम में और उत्तर में समरकंद से लेकर दक्षिण में गुजरात तक उसने अपना साम्राज्य बनाया। गजनवी साम्राज्य में मोटे तौर पर फारस, ट्रांस ओक्सियाना, अफगानिस्तान और पंजाब शामिल थे। उनकी उपलब्धियां उनके नेतृत्व और बेचैन गतिविधियों के कारण थी। मध्ययुगीन इतिहासकारों द्वारा महमूद को इस्लाम का नायक माना जाता था। उन्होंने कला और साहित्य को भी संरक्षण दिया। फिरदौसी महमूद के बारे में कवि साहित्यक थे। वे शाहनम के लेखक थे। अल-बरूनी महमूद के दरबार में रहे और भारत पर एक लेख प्रसिद्ध किताब हिंद लिखा। पंजाब और मुल्तान पर उनकी विजय ने भारत में राजनीतिक स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने तुर्कों और अफगानों के लिए आगे की विजय और किसी भी समय गंगा घाटी में गहरी घुसपैठ का मार्ग प्रशस्त किया। उसने अपने बार आक्रमणों से भारत के संसाधनों को खत्म कर दिया और भारत को उनकी जनशक्ति से वंचित कर दिया। भारत के आर्थिक संसाधनों और जनशक्ति की समाप्ति का भारत के राजनीतिक भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। हिंदू शाही साम्राज्य विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ भारत के द्वारों की रक्षा कर रहा था। महमूद ने इसे नष्ट कर दिया और इस प्रकार भारत की सीमाएं रक्षाहीन हो गई।
गजनी के साम्राज्य में पंजाब और अफगानिस्तान को शामिल करने से भारत की बाद की मुस्लिम विजय तुलनात्मक रूप से आसान हो गई। मोहम्मद गोरी, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी, गोरी ने गजनी के जागीरदार के रूप में शुरुआत की, लेकिन महमूद की मृत्यु के बाद वे स्वतंत्र बन गए। गजनवी साम्राज्य के पतन का लाभ उठाते हुए मुइजुद्दीन महमूद को मोहम्मद गोरी के नाम से लोकप्रिय थे, ने गजनी में अपना नियंत्रण ले लिया। गजनी में अपनी स्थिति मजबूत और सुरक्षित बनाने के बाद मोहम्मद गोरी ने अपना ध्यान भारत की ओर लगाया। गजनी के महमूद के विपरीत वे भारत को जीतना चाहता था और इस दिशा में अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था। गजनी के महमूद के विपरीत वे भारत को जीतना चाहता था और इस दिशा में अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था। 1175 में मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर कब्जा कर लिया और अपने बाद के अभियानों में पूरे सिंध पर कब्जा कर लिया। 1186 में उसने पंजाब पर हमला किया, खुसरू मलिक से इसे छीन लिया और इसे अपने प्रभुत्व में मिला लिया। पंजाब पर कब्जा करने से उसका प्रभुत्व पूर्व की ओर सतलज तक चला गया और चौहान साम्राज्य पर उसका आक्रमण हुआ। तराइन का युद्ध। अपनी गंभीर स्थिति को महसूस करते हुए उत्तर भारत के हिंदू राजकुमारों ने पृथ्वीराज चौहान की कमान के तहत एक संघ का गठन किया। पृथ्वीराज ने मौके का फायदा उठाया और 1991 में दिल्ली के पास तराइन के युद्ध में गोरी को हरा दिया। इस हार में मोहम्मद गोरी को बहुत अपमानित महसूस हुआ। इस हार का बदला लेने के लिए उसने गंभीर तैयारी की और 1,20,000 लोगों की सेना इकट्ठा की। वे इस बड़ी सेना के साथ पेशावर और मुल्तान होते हुए लाहौर आए। उसने पृथ्वीराज को संदेश भेजा कि वह उसकी सर्वोच्चता स्वीकार कर मुसलमान बन जाए। पृथ्वीराज ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और आक्रमणकारी से मिलने को तैयार हो गए। उसने 3 लाख घोड़ों, 3,000 हाथियों और पैदल सैनिकों की एक बड़ी टोली वाली एक बड़ी सेना इकट्ठा की। कई हिंदू राजा और सरदार भी उनके साथ शामिल हो गए। 1192 में तराइन की आगामी दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज की सेना को पूरी तरह से हरा दिया, जिसे पकड़ लिया गया और मार दिया गया। तराइन का दूसरा युद्ध निर्णायक युद्ध था। वह राजपूतों के लिए एक बड़ी विपदा था। उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा। पूरा चौहान साम्राज्य आक्रमणकारी के चरणों में था। इस प्रकार भारत में पहला मुस्लिम साम्राज्य अजमेर में मजबूती से स्थापित हुआ और भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई। तराइन में पृथ्वीराज पर अपनी शानदार जीत के बाद मोहम्मद गोरी भारत में और विजय प्राप्त करने के लिए अपने पसंदीदा जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गजनी लौट गया। ऐबक ने दिल्ली और मेरठ जैसे स्थानों पर कब्जा करके भारत में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। 1993 में उसने मोहम्मद गोरी के एक और आक्रमण के लिए जमीन तैयार की। यह आक्रमण गढ़वाल शासक जयचंद्र के विरुद्ध निर्देशित था। मोहम्मद ने जयचंद्र की सेना को परास्त कर दिया। चंदावर की लड़ाई के बाद कन्नौज पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। अब अगला लास्ट पॉइंट है हिंदू राज्यों की विफलताओं के कारण। हिंदू राज्यों के पतन के कारणों का ऐतिहासिक विश्लेषण करना होगा। हिंदू राज्यों के पतन के कारणों का ऐतिहासिक विश्लेषण करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि उनमें एकता का अभाव था। वे गुटों में बटे हुए थे। राजपूत राजकुमार अपने आपसी झगड़ों से एक दूसरे को थका देते थे। दूसरे कई हिंदू राज्यों की शक्ति में गिरावट आ रही थी। उनकी सैन्य पद्धतियाँ पुरानी थी और मुसलमानों की तुलना में बहुत हीन थी। भारतीयों ने हाथियों पर भरोसा रखना जारी रखा, जबकि मुसलमानों के पास तीव्र गति से चलने वाली घुड़सवार सेना थी। मुस्लिम सैनिकों के पास बेहतर संगठन और सक्षम नेता थे। उनके धार्मिक उत्साह और भारत की अधिक संपत्ति के लालच ने उन्हें प्रोत्साहन प्रदान किया। हिंदुओं में लड़ने का कर्तव्य एक विशेष वर्ग क्षत्रियों तक ही सीमित था। इसके अलावा हिंदू हमेशा रक्षात्मक स्थिति में रहते थे, जो हमेशा एक कमज़ोर स्थिति थी। तो अब ये पूरा लेक्चर सुनने के बाद आपका जो परिणाम निकल कर आता है, इस पाठ को सीखने के बाद, इस लेक्चर को सुनने के बाद छात्र ये समझने में सक्षम होंगे क्या क्या पॉइंट, 5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। आप देखें, आप समझ गए क्या 5 पॉइंट। एक है उत्तरी भारत में राजपूत साम्राज्यों का संक्षिप्त इतिहास, जो मैं शुरू में भी बताती हूँ और लास्ट में भी बताती हूँ।
दूसरा, जिससे आपको पता चले कि आप समझे हो या नहीं। दूसरा है सिंध पर अरबों की विजय और उसके परिणाम। तीसरा पॉइंट है महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण और उसका परिणाम। चौथा है महमूद गौरी और उसका भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा। पांचवा है मुस्लिमों के विरुद्ध राज्यों की विफलता के कारण, मुस्लिम आक्रमण के विरुद्ध हिंदू राज्यों की विफलता के कारण। अब कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, देखते हैं समझ में आपके समझ में आया नहीं। तराइन का दूसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? किताब हिंद के लेखक कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? भारत में पहला मुस्लिम साम्राज्य मजबूती से कब स्थापित हुआ था? हिंदू राज्यों की हार का महत्वपूर्ण कारण क्या था? इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।